हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी एंड आज है हमारा स्टाफिंग वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दिन। सो ऑलरेडी हमारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तक सब हो गया है। इकोनॉमिक्स अकाउंट्स हर चीज़ की हमारी पेपर लीक करने की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हर चीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में आ रहे हैं। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज उठा के उसमें से डाले हैं। क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे, प्लस पूरा पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चीज तुम्हें ऑलरेडी नहीं आती है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी जो है प्लेलिस्ट का लिंक है। आपको अकाउंट्स की, इको की, हर चीज की डिटेल्ड प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पे आपको हर चीज के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर का लेक्चर मिलेगा, डिटेल लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो वहां से जाके आप कोई भी लेक्चर, कोई भी चैप्टर कवर कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, हमारे वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड स्टाफिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट, जो कि पहला ही हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी की फॉर्म में है। हमें बोला गया है कोई स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज कर रहे हैं माधवन जी, ठीक है। वो हमें बताना है कि वो एक एचआर मैनेजर हैं, वो एक एचआर मैनेजर हैं, एज एन एचआर मैनेजर वो क्या स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। कहते हैं माधवन अपॉइंट हुआ एचआर मैनेजर की तरह 6 महीने पहले। एज ए एचआर मैनेजर उसको बहुत सारे स्पेशलाइज्ड काम करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले वो एनालाइज करता है जॉब्स को बाय कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स। ये तो हो गया एक काम, ठीक है, एनालाइज करने वाला हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हो गया जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, पॉइंट नंबर 3 हो गया ट्रेनिंग भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं एम्प्लॉयज की, ठीक है। तीन चीजें तो हमें मिल गई है कि तीन काम तो हमारे माधवन जी करते हैं, तीन और स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज हमें बतानी है। एचआर मैनेजर होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो। प्लस एचआर का जो काम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले 2-4 सालों से आ रहा है बार बार, तो इसको तुम एक बार जरूर अच्छे से करना। स्टाफिंग वाले चैप्टर का सबसे पहला ही, आई थिंक पहला दूसरा टॉपिक ही है, स्टाफिंग शुरू करने से पहले ही एचआर की बात हो रखी है। तो एचआर मैनेजर का काम होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको खुश रखना। उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जो बात करेगा, वो है एचआर, ठीक है। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है, एम्प्लॉयज की सैलरी की बात करनी है, उनका प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर कुछ भी करना है, उनकी छुट्टियां वगैरह देखनी है, ठीक है। उनसे काम की बात करनी है, उनको डांटना है, काम अच्छा नहीं हो रहा है, ये मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स उनके साथ एचआर ही डिस्कस करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड हर चीज एचआर करते हैं। एम्प्लॉयज को एक अच्छा एनवायरमेंट बना के देना, एम्प्लॉयज की कई बार गेम्स खिलवाना, एम्प्लॉयज को खुश रखना, सब एचआर का काम होता है, ठीक है। राइट फ्रॉम प्रिपेयरिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन कि भैया क्या काम करना है, एनालाइजिंग जॉब्स, ठीक है, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना, है ना, उनका सिलेक्शन करना, हर एक काम जो है हमारे एचआर जी का ही होता है। और तीन काम क्या होंगे, यही आप लिख सकते हो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। रिक्रूटमेंट करना हमारे एचआर का काम है। एम्प्लॉयज को सैलरी देना, कॉम्पनसेशन देना, इंसेंटिव देना एचआर का काम है, ठीक है। लेबर यूनियंस के साथ रिलेशन बना के रखने अच्छे, ताकि कभी भी किसी एम्प्लॉय की जरूरत पड़े तो उनसे जाके हम बोल सके कि भैया इस एम्प्लॉय की जरूरत है, तो वो एचआर का काम है। प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, किसी भी एम्प्लॉय की कोई कंप्लेंट है उसको सुनना और उसको सॉल्व करना एचआर का काम है, ठीक है। उनको पेंशन वगैरह, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी देना, ठीक है, वो भी एचआर का काम है। और अगर कंपनी को पहले तो ट्राई करना कि कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल केस ना फाइल करे एम्प्लॉय, फिर भी अगर किसी ने कर दिया तो एचआर का काम है अपनी कंपनी को डिफेंड करना कोर्ट में जाके अगेंस्ट द लीगल कंप्लेंट जो किसी एम्प्लॉय ने फाइल करी है, ठीक है। ओवरऑल एक एम्प्लॉयज को खुश रखना, उससे रिलेटेड हर चीज करना एक एचआर का ही काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अगला, रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्स की लिमिटेशन बतानी है 4। सबसे पहले रिक्रूटमेंट क्या होता है, देखो रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुमने किसी को सिलेक्ट कर लिया, वो तो बाद में होता है। रिक्रूटमेंट का ये मतलब नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें सर्च करना पड़ता है कि मार्केट में कौन कौन लोग अवेलेबल हैं। अगर मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है, तो दुनिया को अपने आप पता नहीं चलेगा कि हाँ मेरी कंपनी में वैकेंसी है, मुझे दुनिया को बताना पड़ेगा। मैं पेपर में ऐड निकलवा सकती हूँ, मैं टीवी पे बता सकती हूँ, मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बोल सकती हूँ कि भैया तुम किसी को रेकमेंड कर दो, तुम अपने दोस्त को किसी को रेकमेंड कर दो। मैं अपनी कंपनी के बाहर नोटिस लगा सकती हूँ। मेरे पास अगर पहले से किसी का रिज्यूमे पड़ा हो, मैं उसको कॉल कर सकती हूँ कि अब वैकेंसी है, अब आ जाओ मेरे पास। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम लोगों को बताते हैं
कि वैकेंसी है। और रिक्रूटमेंट जब मैं करती हूँ, जब मैं लोगों को बताती हूँ कि हाँ वैकेंसी है, इसके बाद लोग आते हैं मेरी कंपनी में अप्लाई करते हैं और फिर जाके सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो रिक्रूटमेंट हम पहले करते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर लोग अप्लाई करते हैं। तो जब लोग अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बता रहे हैं। अब लोगों को बताने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। एक्सटर्नल में क्या होगा, हम अपनी कंपनी से बाहर, अपनी कंपनी से बाहर से लोगों को लेकर आते हैं। इंटरनल का क्या मतलब है, अपनी कंपनी के अंदर से लोगों को बताते हैं। मतलब अगर मैं बाहर एड लगा रही हूँ, टीवी पे दे रही हूँ, ठीक है, नोटिस दे रही हूँ बाहर कहीं पे, लोगों, बाहर वाले लोगों के रिज्यूमे मंगवा रही हूँ, तो वो एक्सटर्नल सोर्स है। अगर मैं अंदर से ही कि अपने किसी एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है, लोअर पोजीशन से ऊपर प्रमोशन दे रही हूँ, ऊपर वाली से नीचे डिमोशन दे रही हूँ, या फिर उसको कंपनी से फायर कर रही हूँ, कंपनी से निकाल रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन या फायर करना, निकाल देना, सॉरी, अगर मैं इनमें से कुछ भी कर रही हूं तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। इंटरनल सोर्स के लिमिटेशन क्या है, अब मुझे ये बताना है। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो है भैया कि कोई भी फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने ही अंदर वालों को प्रमोट कर दिया। तो बाहर का तो कोई, मे बी बाहर का कोई इससे अच्छा हो सकता था, पर मैंने तो उनको चांस ही नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ अपने अंदर वालों को ही किया। तो फ्रेश टैलेंट, फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड मेरी कंपनी में नहीं आएगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉइज को पता चल जाए कि भैया हमारे तो कुछ टाइम के बाद प्रमोशन होना पक्का है, जैसे सरकारी एम्प्लॉइज का होता है, उनको लिख के दे दिया जाता है 5 साल में ये प्रमोशन हो जाएगी, 10 साल में इतना, 15 साल में इतना, तो वो आलसी हो जाते हैं। उन्हें पता है काम करे ना करे 5 साल में प्रमोशन पक्का है, बस हमें टिक के बैठे रहना है नौकरी में, 5 साल में प्रमोशन तो अपने आप हो जाएगा। तो जब ऐसे प्रमोशन गारंटेड होता है ना इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, तो आलसी हो जाते हैं एम्प्लॉइज, अच्छे से काम नहीं करते। ठीक है, अगर अगर कोई एंटरप्राइज बिल्कुल नई है तो उसके पास तो अंदर से एम्प्लॉइज है ही नहीं, वो तो नई है, तो उसको तो बाहर से ही लाने पड़ेंगे, वो इंटरनल कर ही नहीं सकती। ठीक है, कंपटीशन नहीं होगा एम्प्लॉइज में, कंपटीशन तो तब होगा ना जब पता है कि ये मेरी नौकरी छीन सकता है। जब मुझे पता है कि मेरा ही प्रमोशन होगा 5 साल बाद, तो मैं कंपीट क्यों करूं, मैं बैठी हूं। अरे भाई तुझे आना है तो आ, मेरा तो प्रमोशन पक्का है 5 साल के बाद, तू अपना देख, मेरा तो है। तो मुझे कंपीट ही नहीं करना, मुझे खुद को डेवलप ही नहीं करना, ग्रो ही नहीं करना, मैं आलसी होकर बैठी रहूंगी। ठीक है, तो ये भी गलत है। और अगर मैं बार बार एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करती रहूं, एक से दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरा डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय किसी भी एक डिपार्टमेंट में अच्छे से काम नहीं करेगा, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये क्या है, इंटरनल सोर्स के लिमिटेशंस हैं, इंटरनल सोर्स के लिमिटेशंस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोला है दो एक्सटर्नल सोर्स दिए हैं, इनको एक्सप्लेन करो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, तुमने देखा होगा दुकानें होती हैं बहुत सारी बाजार में, दुकानों ने ना अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा ऐसे नोटिस लगा रखा होता है, छोटा सा व्हाइट पेपर है ना, पैम्फलेट टाइप लगा रखा होता है, और लिखा होता है रिक्वायर्ड सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल, रिक्वायर्ड दिस बॉय, दिस गर्ल लिखा होता है। उसको बोला जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि कंपनी अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपने शोरूम, वॉटेवर, उसके बाहर नोटिस बोर्ड पे कहीं भी एक नोटिस लगाएगी, उसमें लिखेगी कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। चलते फिरते लोग देखेंगे उस नोटिस को, और चलते फिरते लोग उस नोटिस को देखेंगे और अंदर चले जाएंगे और बोलेंगे हाँ आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या आप मुझे रखना चाहते हो। कंपनी उसका इंटरव्यू लेगी, उसको रख लेगी। ठीक है, ये तो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि कंपनी अपने गेट के बाहर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाती है, चलते फिरते लोग आते हैं और अंदर आके इंटरव्यू देते हैं। ये यूजुअली लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है, टॉप लेवल के लिए ऐसा नहीं होता। टॉप लेवल के लिए आपको ऑब्वियसली चलते फिरते लोग नहीं चाहिए, बहुत हाई क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, तो हाई लेवल के लिए नहीं होता, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है। कैजुअल कॉलर क्या होता है, अब देखो अगर मेरी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी ये चीज होती है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं देखते मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिन तक मेरा यूट्यूब चैनल पहुंचता है। वो क्या करते हैं, वो मेरी ईमेल लेते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी ईमेल लिखी हुई है, और वो मुझे ईमेल पे मेल कर देते हैं कि मैडम हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, हम भी आपके साथ पढ़ाना चाहते हैं, आपके ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो अगर आपके पास वैकेंसी हो कभी भी, तो ये मेरा रिज्यूमे है, इसको रख लेना, कभी जरूरत हो तो मुझे बताना।
तो मुझे भी बहुत लोग मेल करते रहते हैं। इसको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स, कि कैजुअली लोग जो है आपकी कंपनी को मेल करते रहते हैं कि ये मेरा रिज्यूमे है, जब भी वैकेंसी हो तो बताना बताना। कंपनी क्या करती है, ऐसे लोगों के रिज्यूमे इकट्ठे करके रखती है, अपने पास संभाल के रखती है कि कल को कभी भी वैकेंसी हुई तो इन लोगों को कांटेक्ट करेंगे और इन लोगों को मतलब बोलेंगे कि हाँ अब वैकेंसी है, अब तुम अप्लाई कर सकते हो। इनको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, आगे चलें, एक बार थोड़ा सा मेरे साथ रीड आउट करो जल्दी से, मम्मी तक आवाज आनी चाहिए, इतना ऊंची बोलोगे तुम लोग। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, रीड आउट विद मी। It is a source of recruitment in which a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the job available। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है। आगे पढ़ो। Job seekers, skilled or semi-skilled, assemble outside the premises of the organization on the specified date and selection is done on the spot। ठीक है, लोग बाहर आते हैं, सिलेक्शन वहीं से होता है। आगे पढ़ो, कैजुअल कॉलर्स। It is a source of recruitment in which the business organization keeps a database of unsolicited applications in their office to be used as a valuable source of manpower। ठीक है, a list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise। ठीक है, तो कंपनी जो है इन लोगों के डाटाबेस को इकट्ठा करके रखती है अपने पास, और जब भी वैकेंसी अराइज होती है, जब भी वैकेंसी अराइज होती है तो इन लोगों को कंपनी कांटेक्ट करती है। ठीक है, अगला केस स्टडी है, पढ़ते हैं। एक्सप्लेन एंड हमें ढूंढना है कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। बेसिकली 3 ही मेथड ऑफ ट्रेनिंग है आपके सिलेबस में। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख के बता देती हूँ। 3 ही मेथड ऑफ ट्रेनिंग है आपके पास। एक होता है आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप उन बच्चों के लिए होती है जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और उनके कॉलेज के थ्रू, कॉलेज की जब समर वेकेशन होती है तो कॉलेज के समर वेकेशन के टाइम पे कंपनी क्या है, कॉलेज में आती है और आपको एक इंटर्नशिप ऑफर करती है। और कॉलेज जो है, जब आपका कॉलेज बंद होता है समर वेकेशन में, 2 महीने की इंटर्नशिप आपको मिलती है। इंटर्नशिप में आपको बहुत बेसिक काम सिखाया जाता है। जैसे अगर आपको एचआर का काम करना है तो इंटर्नशिप में 2 महीने आपको एचआर के साथ बिठाया जाएगा और आप उसको देख देख के काम सीखोगे। अप्रेंटाइसशिप दूसरी होती है हमारे पास, दूसरी क्या होती है, अप्रेंटाइसशिप, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अप्रेंटाइसशिप क्या होता है, इंटर्नशिप का ही भाई है, लेकिन इंटर्नशिप क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होती है, थोड़ा उनके लिए होती है जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और जो ऑफिस जॉब कर रहे हैं। अप्रेंटाइसशिप भी सिमिलर ही होती है, पर वो ऑफिस जॉब वालों के लिए नहीं होती है, वो ऐसे लोगों के लिए होती है जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, ठीक है, कार रिपेयर वगैरह वाले लोग हो गए। तो जो ये सब कामों वाले लोग होते हैं, इनका कोई ऑफिस जॉब नहीं होता, तो इनका कोई कॉलेज नहीं होता, ये कॉलेज के थ्रू तो इंटर्नशिप नहीं लेंगे, कॉलेज में प्लम्बर की इंटर्नशिप तो नहीं आएगी। तो ये क्या करते हैं, गलियों में हमारे घरों के आसपास होते हैं ना, कोई प्लम्बर होता है, रिपेयर वाले मैकेनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिशियन जब भी आपके घर आते हैं, आपने देखा होगा कभी ना कभी, इनके साथ एक छोटा सा लड़का आता है, छोटू। वो जो छोटू है वो अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग कर रहा है। मतलब वो क्या करता है कि जो बड़े हमारे सीनियर अंकल हैं, जो हमारे सीनियर इलेक्ट्रिशियन अंकल हैं, उनको देखता है, उनको असिस्ट करता है, एक तरीके से उनका असिस्टेंट होता है और उनको देख देख के काम सीखता है। मतलब लेट्स से एक छोटू है, छोटू को कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने में, 6 महीना। वो 6 महीने तक अंकल को असिस्ट करेगा, 6 महीने तक उनके साथ बैठेगा, उनके साथ आएगा जाएगा, उनको सारे औजार पकड़ाएगा और देखेगा कौन सी तार कहाँ कब कैसे जोड़नी है। तो फिर वो जो छोटू है 6 7 8 महीने में सीख जाएगा। तो वो होती है अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, कि तुम अपने सीनियर के साथ जाते हो हर जगह, उसका काम देखते हो, देख देख के सीख जाते हो। ठीक है, तीसरी हमारी होती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, ये उन लोगों के लिए होती है जहां पर ना बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड काम कोई तुम्हें करना होता है और ऐसा काम होता है जिसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो डायरेक्टली तुम्हें काम की जगह पे लेकर ही नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर एरोप्लेन चलाना है तो तुम बोलो ये पायलट बैठा है एरोप्लेन चला रहा है, तुम उसके साथ बैठ के देखो एरोप्लेन कैसे चलाना है, देख देख के सीख जाओगे। क्या ऐसा होगा? नहीं भाई, 200 लोगों की जान उसके हाथ में है ना, उसकी खुद की जान है, करोड़ों का एरोप्लेन है। नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। तो जो पायलट है उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? अब पायलट को एरोप्लेन जब तक वो उड़ाएगा नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं होगी, पर अगर एक्चुअल एरोप्लेन दे दिया फिर तो भैया हो जाएगा कांड।
ठीक है? इसलिए क्या होता है, जो पायलट्स होते हैं, उनकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कराई जाती है। उसमें क्या होता है, पायलट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के दिया जाता है, जो एग्ज़ैक्टली एरोप्लेन के जैसा फ़ील होता है। मतलब मुझे भी नहीं पता क्या कैसे क्या चीज़ होती है, मैं इतनी टेक्निकल उसमें नहीं हूँ, पर मैंने तो फ्लाइंग बीस्ट आई थिंक उनके चैनल पे देखा था, उन वो दिखाते हैं ऐसे कई बार करके, कि वो एक्चुअल में एकदम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि उनको एक्चुअल में फ़ील होता है कि वो इतने हज़ारों मील ऊपर जो है फ्लाई कर रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं। मतलब उनको एक्चुअल में वो सब कुछ फ़ील होता है। एक्चुअल में वो सारे कंट्रोल्स सब कुछ वहाँ पे होता है, ठीक है? तो वो जो है उसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको एक्चुअल जो जगह है जहाँ पे काम करना है, वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उससे कहीं दूर लेके जाते हैं और कहीं दूर लेके जाके सेम वही कंडीशन बनाई जाती है जो एक्चुअल वर्क प्लेस पे है। समझ गए? और उस कंडीशन में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तुम्हें ट्रेन किया जाता है, ठीक है? इसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये 3 ही है मेजरली तुम्हारे सिलेबस में। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। एक कार कंपनी है, ठीक है? वो प्रोड्यूस कर रही है हाई परफॉर्मेंस कार्स। दे कमिटेड टू एंश्योर कि एम्प्लॉइज जो हैं बहुत स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, उन्हें आती होगी इनोवेटिव कार्स बनाना। इसके लिए उन्होंने एक अप्रोच बनाई ट्रेनिंग की। कंपनी ने ट्रांसफॉर्म किया अपने फैक्ट्री के एक सेक्शन को इनटू व्हाट दे कॉल्ड द लर्निंग फ्लोर। मतलब एक्चुअल में जहां पे काम करना था, वहां पे काम नहीं करवाया, वहां पे ट्रेन नहीं किया, बल्कि एक अलग से जगह बनाई। उस जगह को ट्रांसफॉर्म किया और उस जगह पे एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करा गया, ठीक है? उस जगह पे सारे कार कंपोनेंट्स, टूल्स वगैरह सब कुछ दिए गए, जो कि एक्चुअल फैक्ट्री में यूज होते थे, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्री में नहीं ट्रेन करा गया, कहीं अलग जगह पे सेम कंडीशन बना के ट्रेन किया गया। तो ये कौन सी ट्रेनिंग है? ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। इसके अंदर आपको एक्सीडेंट का चांस बहुत ज्यादा था। अगर एक्चुअल फैक्ट्री में काम करते तो वर्कर की खुद की जान जा सकती थी। इसलिए एक दूसरी जगह पे सेम कंडीशन बनाए गए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला है, स्टेप्स हमें बताने हैं। कोई तो प्रोसेस की यहाँ पे बात हो रही है, उसके स्टेप्स हमें बताने हैं। तो या तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा या स्टाफिंग प्रोसेस होगा, है ना? स्टाफिंग के चैप्टर में तो 2 ही हमारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है? इनकी बात हम करते हैं। तो देखो मेरे साथ, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हाई क्वालिटी फैशन क्लोथिंग है, 23 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, डिमांड भी है, सब बढ़िया है। पर कंपनी एक्सपैंड कर रही है तो उसे नए लोगों को हायर करना है, ठीक है? तो उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो किया, ठीक है? अब जब लिखा है कि प्रोसेस फॉलो किया, तो मतलब इसके आगे से अब वो प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है? जैसे इसमें भी हुआ था, पहले उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग का अप्रोच ढूंढा, उसके बाद अप्रोच बताया, उससे अगली लाइन में। ऐसे ही यहाँ पर भी पहले बोला कि एक प्रोसेस होगा और उससे अगली लाइन में प्रोसेस बताना शुरू करेंगे। मतलब क्वेश्चन खुद बता रहे कि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि किसकी बात होगी, अब बताएगा प्रोसेस क्वेश्चन, ठीक है? तो प्रोसेस में सबसे पहले होती है इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन, अच्छी बात है। फिर एचआर जो है रिव्यू करता है सबकी क्वालिफिकेशन वगैरह को, और उसके बेस पे जो अच्छे लोग नहीं होते उनको एप्लीकेशन के लेवल पे ही, एप्लीकेशन के स्टेज पे ही निकाल दिया जाता है, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। 21 लोगों को उनकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया। जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर उनके हुए टेस्ट, ठीक है? अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है? आपके कैरेक्टर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, पर्सनालिटी होती है, ठीक है? मेंटल डेक्सटेरिटी होती है, बहुत सारी चीजों के आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, टेस्ट हो गए। टेस्ट के बाद 15 लोगों को आपने जो है शॉर्टलिस्ट किया और उनको बोला एक फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन आपके साथ हम करेंगे, सीनियर स्टाफ आपके साथ करेगा, जिसके बाद 10 लोगों को रखा गया। फिर वो जो 10 लोग हैं उनका क्या किया गया, जिन्होंने 10 लोगों ने जिन्होंने स्टेप्स सारे पूरे किए थे, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो गया खत्म कि इसके बाद 8 लोगों को हमने रख लिया, ठीक है? अब यहाँ पे किस प्रोसेस की बात हो रही है, स्टाफिंग की हो रही है या सिलेक्शन की हो रही है? तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ 2 एक्रोनियम्स, जिन 2 एक्रोनियम के बेस पे 1 मिनट के अंदर तुम दोनों प्रोसेस याद कर लोगे, ठीक है? सबसे पहले स्टाफिंग का प्रोसेस आता है, फिर सिलेक्शन का प्रोसेस आता है। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग का प्रोसेस आता है। स्टाफिंग के प्रोसेस का एक्रोनियम क्या है? सिलेक्शन के प्रोसेस का एक्रोनियम क्या है? तो स्टाफिंग में तुम्हारे बड़े भैया ना तुमसे बहुत गुस्सा हो रहे थे। तुम्हारे बड़े भैया ना बहुत गुस्सा हो रहे थे कि तू पढ़ता वढ़ता नहीं है, फोन चलाता है, ये करता है, वो करते हैं। तो बड़े भैया आए और उन्होंने तुम्हें आदेश दिया। आदेश दिया, वो कहते हैं भाई देख, तेरा बहुत हो गया है, ठीक है? अब तेरी ना बहुत, मैं अब थप्पड़ मारूंगा अब तेरे, अगर तूने अगर पढ़ाई नहीं करी तो, इसलिए
मेरा आदेश है, जैसे मर्जी कर, चाहे पूरी रात बैठ के पढ़, लेकिन लेकिन एक रात से पहले, एक रात से पहले पढ़ाई पूरी करो। तो बड़े भैया को गुस्सा आया, उन्होंने बोला, बहुत हो गया अब तेरा, अब जैसे मर्जी कर, चाहे पूरी रात बैठ के पढ़, लेकिन एक रात से पहले पढ़ाई पूरी करके दे मुझे, ठीक है? तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हुआ, एक रात से पहले पढ़ाई पूरी करो, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। आई थिंक एक टी से भी आएगा यहाँ पे, देखते हैं, कोई नहीं, चलो, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, ठीक है? अब तुम भी भैया बहुत तेज हो, तुमने भी ऐसा तो नहीं भैया ने बोल दिया और तुम पढ़ लोगे, तुम भी बहुत तेज हो। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में तुमने भी बड़े भैया को जवाब दिया, तुमने बोला, भैया पहले से पहले से एक रात से मैं जाग चुका, भैया थोड़ा सा तरस खा लो, मैं पहले से एक रात से जाग रहा हूँ, जाग चुका, अब मैं और नहीं जाग पाऊंगा। तुम भी बड़े तेज हो, तुमने क्या बोला, पहले से एक रात से मैं जाग चुका, ठीक है? फुल फॉर्म क्या है, स्टाफिंग में क्या होता है? तो सबसे पहले ई से क्या होता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर नीड्स। पहले एस्टिमेट करो कितने लोग चाहिए, कितने लोग वैकेंसी है, कितने लोग चाहिए। फिर रिक्रूटमेंट करो, मैंने बताया रिक्रूटमेंट का मतलब। फिर सिलेक्शन करो, ये सिलेक्शन का प्रोसेस करो। फिर प्लेसमेंट दो, मतलब जिसको सिलेक्ट कर लिया है उसको कंपनी में लेके आओ, उसको उसकी जगह पे बिठाओ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करो। अब वो कंपनी में आ गया तो उसकी ट्रेनिंग करो, एक रात से पहले तुम, ठीक है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करो, ट्रेनिंग भी हो गई। तो अब देखो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करो कि ट्रेनिंग के बाद क्या ये काम का बंदा है, क्या अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद तुम उसको प्रमोशन दे दो, अगर वो प्रमोशन के लायक है, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भैया अच्छे से काम किया है तो तुम उसको प्रमोट करो। जब प्रमोट भी कर दिया तो फिर उसका तुम फाइनल कॉम्पनसेशन उसको दे दो, फाइनली पैसा तुम उसको दे दो, ठीक है? अच्छा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब कि सबसे पहले एप्लीकेशन देखो और एप्लीकेशन के बेस पे सिलेक्ट या रिजेक्ट करो। फिर लो सिलेक्शन टेस्ट कि भैया क्या वो टेस्ट में पास हो रहा है कि नहीं, क्या उसको काम आता है कि नहीं, क्या वो इमोशनली ठीक है कि नहीं, क्या उसका आईक्यू ठीक है कि नहीं। सिलेक्शन टेस्ट में भी अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है, अगर उसके टेस्ट क्लियर होते हैं, तो तुम उसका लोगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होगा, तुम बैठ के फॉर्मली बातें करोगे, पूछोगे, सवाल जवाब करोगे। अगर इंटरव्यू में भी पास हो गया तो तुम करोगे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है? तुम उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करोगे। अब वो भी हो गया तो तुम सिलेक्शन डिसीजन लोगे कि हाँ फाइनली इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। अगर सिलेक्ट करना है तो फिर उसका मेडिकल चेकअप करोगे कि हाँ क्या ये बंदा मेडिकली फिट है, मेरी कंपनी में जो भी काम है क्या ये वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो भी तुमने कर लिया तो फिर तुम उसको फाइनली दे दोगे जॉब का ऑफर कि हाँ भैया इतने लाख इतने करोड़ की ये तुम्हारी नौकरी है, ठीक है? और फिर फाइनली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है, कोर्ट के लिए होता है कि भैया ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम ये करोगे हम ये देंगे। अगर कभी भी दिक्कत हुई तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में ले जा सकते हो, केस कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था पर करा नहीं गया, ठीक है? तो फिर तुम फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बना के बंदे को देते हो, दोनों पार्टी साइन उसमें करती हैं, ठीक है? तो अब ये हो गए हमारे सारे के सारे प्रोसेस। एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो और पहले से एक रात से मैं जाग चुका, ठीक है? अब देखो भैया हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही थी, ठीक है? एक रात से, सॉरी, पहले से एक रात से मैं जाग चुका, ठीक है? तो पी से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई, एस से सिलेक्शन टेस्ट हो गए, ई से एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, आर से तुम्हारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हो गया और फिर एस से तुम्हारा सिलेक्शन डिसीजन ले लिया गया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये इसमें लिखे गए हैं और फिर आगे के जो स्टेप्स हैं, आगे आगे के जो स्टेप्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, मेडिकल है, जॉब ऑफर है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? चलो ये हो गया हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या क्या होती हैं, ठीक है? आगे एमसीक्यू आता है, स्टाफिंग इज दैट प्रोसेस, दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग द वर्कफोर्स। हाँ, ऑब्वियसली वर्कफोर्स से रिलेटेड काम है स्टाफिंग, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 तो ट्रू है, ठीक है? तो ये तो हट गया, बोथ आर फॉल्स, ये तो हट गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये भी हट गया, ठीक है? दूसरा कहता है स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऑब्वियसली बेटा स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, वैकेंसी आती रहेगी, वैकेंसी भरती रहेगी, स्टाफिंग लगातार पूरा साल चलती रहती है, ठीक है? सो स्टाफिंग भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है?
चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स की लिमिटेशन क्या थी कि कोई भी फ्रेश टैलेंट नहीं आता, एम्प्लॉयज जो है लिथार्जिक बन जाते हैं, एम्प्लॉयज का आपस में कंपटीशन खत्म हो जाता है, अगर नया ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इंटरनल सोर्स नहीं ले सकता, ठीक है। पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अगर तुम अपने अंदर वाले लोगों को ही प्रमोट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, उसमें बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई तुम्हारा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा। प्लस वो जो है उसके अंदर तुम्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से ट्रेंड है बंदा। तुम्हें उसकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पहले से कंपनी के बारे में सब पता है, वो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी ज्यादा होगा, उसको काम अच्छे से आता होगा। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हमारे पास है, ठीक है, हमें बेनिफिट ही बताना है। तो सिंप्लीफाई करता है सिलेक्शन प्रोसेस को, यही हमारा बेनिफिट होगा कि बहुत सिंपल हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस लंबा चौड़ा नहीं है, टाइम नहीं लगता, पैसा नहीं लगता। वाइडर चॉइस तो नहीं मिलती, वाइडर चॉइस किस में मिलती है, एक्सटर्नल में मिलती। यहाँ तो अंदर वाले दो चार लोग हैं, वही चॉइस है, वाइडर चॉइस नहीं है। नया ब्लड नहीं आता, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ये तो मैंने बताया है। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये एक्सटर्नल सोर्स में होती हैं। एक्सटर्नल सोर्स एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन उसमें वाइडर चॉइस मिलती है और नए लोग कंपनी में आते हैं, पुराने लोग लिथार्जिक नहीं होते, पुराने लोग कॉम्पीट करते हैं आपस में, और पुराने लोग और जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक्सटर्नल सोर्स ही बेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है। इन सब के बारे में तो हमने अपनी केस स्टडी में भी पढ़ ही लिया है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन है, तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया है कि आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा सारा, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके जो है टीचर्स हैं या फिर पास्ट एम्प्लॉयर्स हैं, वो सब लोग आपका जो है बैकग्राउंड चेक में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जॉब इंटरव्यू तो नहीं दिया कभी, तो उसका आई एम नॉट वेरी श्योर कि भैया क्या प्रोसेस होता है, बट ऑब्वियसली उनका भी प्रोसेस होता है। बट मैंने अपने एमबीए के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो एमबीए के एप्लीकेशन में कंपलसरी होता है कि तुम्हें बैकग्राउंड चेक कराना पड़ेगा। कंपलसरी होता है कि कोई एक बंदा होना चाहिए जो तुम्हें रेफर करेगा कि हाँ दिस गर्ल इज परफेक्ट फॉर एमबीए। तो उसमें अगेन ऑप्शन होता है, आप अपने टीचर्स से करवा सकते हो या जिसके साथ भी आपने काम किया है, आपका कोई मैनेजर, आपका कोई कलीग, ठीक है, वो कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मेरे जो साथ में पार्टनर है विद्यम में, जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं सर, तो उन्होंने मेरा जो है रेफरेंस दिया मेरे एमबीए के लिए कि यस दिस गर्ल इज फिट फॉर योर एमबीए। तो उसमें वो आपको ईमेल करते हैं आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, एंड इतना बड़ा सारा वो क्वेश्चनियर बना के भेजते हैं और 15-20 क्वेश्चन उसमें पूछते हैं जो उस बंदे को भरने थे मेरे बारे में, ठीक है, जो दूसरे बंदे को भरने हैं मेरे बारे में, ठीक है। सो ये रेफरेंस बैकग्राउंड चेक हर कोई करवाता है, नॉट जस्ट जॉब के लिए, इवन एमबीए के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए रेफरेंस बैकग्राउंड चेक लगता है। सो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप जब भी कहीं अपने रिश्ते बना रहे हो तो आप अच्छे रिश्ते बनाओ, सो दैट सामने वाला कभी भी आपके काम आ सकता है, राइट। तो आप लड़ाई झगड़ा मत करो, अपना बैकग्राउंड अच्छा बना के चलो। ऐसा नहीं है कि पिछली कंपनी छोड़ के अगली में जा रहे हो तो पीछे लड़ाई ही करके जाओगे, अच्छे से अपने टाइज कट करके जाओ आगे, ठीक है, बिकॉज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हर जगह किया जाता है। अच्छा, अगले पे चलते हैं। अगला बोले इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉइज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इज नोन एज। तो कहते हैं आप उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रहे हो। मतलब देखो, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस वैसे भी कीवर्ड जो है मैच हो रहा है, और वैसे भी इसमें किसकी बात करी गई है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की ही बात करी गई हमारे पास है, ठीक है। अच्छा जी, सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप बताना है। एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन बेसिस पे ही रिजेक्ट कर दिया, तो एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अगला सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताना है। दो ड्राइवर्स उनको चाहिए थे रेगुलर बेसिस पे टू फिल द पोस्ट ऑफ द ड्राइवर। कंपनी डिसाइड्स टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द नोटिस बोर्ड। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगी, क्योंकि उसने कंपनी के बाहर मेन गेट पे जो है नोटिस लगाया है, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैजुअल कॉलर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एडवर्टीजमेंट सिंपल है, आपने टीवी पे ऐड दे दी, रेडियो में ऐड दे दी, आप न्यूज़पेपर में आपने ऐड दे दी है, ठीक है। आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे भी ऐड आती है, हर जगह पे आजकल तो तुम ऐड दे सकते हो, सोशल मीडिया पे ऐड दे सकते हो। तो आप ऐड दे रहे हो कहीं भी कि हमें इस टाइप ऑफ पर्सन की जरूरत है। एडवर्टीजमेंट में यूजुअली आप टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए ही एडवर्टाइज करते हो, लोअर लेवल के लिए आप इतना खर्चा नहीं करोगे।
एड का, लोअर लेवल के लिए आप कैजुअल कॉलर्स या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ जाओगे। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होती है कि जैसे जो भी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे ऑब्वियसली हमारा एसआरसीसी था, तो मेरे एसआरसीसी में भी जो है कंपनीज़ आती थी, ठीक है? आखिरी का जो सेकंड लास्ट सेमेस्टर में, हाँ, नॉट लास्ट सेमेस्टर में, सेकंड लास्ट सेमेस्टर एंड लास्ट सेमेस्टर के अराउंड जो है कंपनीज़ आती थी, ठीक है? 100-200 कंपनीज़ आती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं, कोई 10 लाख भी दे रहा है, कोई 30 लाख भी दे रहा है, ठीक है? कोई 2 बच्चे लेके जा रहा है, कोई 20 बच्चे लेके जा रहा है, ठीक है? तो अलग-अलग कंपनीज़ आती हैं, कंपनीज़ का जो है पूरा प्रोसेस होता है, कॉलेज का एक प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक है? प्लेसमेंट सोसाइटीज़ होती हैं, तो उसमें जो लोग होते हैं, वो कंपनी को कॉलेज के बच्चों के साथ मैच कराते हैं। तो कॉलेज का एक पोर्टल बनता है, उस पोर्टल पे हम अप्लाई करते हैं, कंपनी वहाँ से हमें सिलेक्ट करती है, ठीक है? कंपनी हमारे इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, सब कुछ लेती है, कॉलेज के अंदर ही सब कुछ होता है। उसको बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है? अगला कॉन्सेप्ट, कोई 2 कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, उसके बारे में हमें बताना है। अमारिया डेयरी प्रोडक्ट्स है, बिलीव्स इन द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज़। ग्रुप 1 के एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनको एक्सपीरियंस था 10 साल से ज़्यादा। ग्रुप 2 के तो भैया अभी-अभी जस्ट 1 साल पहले ही उन्होंने जॉइन किया है। लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो ग्रुप 2 को दी गई, उससे उनका हेल्प हुआ इन इंक्रीजिंग द स्किल, एटीट्यूड एंड एबिलिटीज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स। लेकिन ग्रुप 1 को जो दिया गया, उससे उनकी ग्रोथ हुई हर एक रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, ठीक है, एक स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड अगर है, तो उसको बोला जाएगा ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिखाती हूँ कि बीएसटी कैसे पढ़ाना है, तो वो तुम्हें आगे कहीं लाइफ में यूज नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ एज अ बीएसटी टीचर ही वो स्किल यूज आएगा, आगे यूज वो शायद ना आए, ठीक है? अगर तुम्हें किसी को पढ़ाना है स्टाफिंग का चैप्टर, तो वो इसी क्लास में यूज़ आएगा, किसी और जॉब में वो यूज़ नहीं आएगा। सो ये अगर मैं तुम्हें स्पेसिफिक जॉब के लिए तैयार कर रही हूँ, तो वो होती है ट्रेनिंग। लेकिन अगर मैं तुम्हें ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर मैं कर रही हूँ, तो उसको डेवलपमेंट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ, बहुत लोग नहीं होते हैं फ्लुएंट इंग्लिश में, तो वो हो गया। अगर मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि अपनी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, कैसे चलना है, कैसे बैठना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू अगर तुम देने जाते हो, उसका एक प्रॉपर ढंग होता है, पता है? कि इंटरव्यू में कैसे चल के जाना है, कैसे जाके बैठना है, कुर्सी कैसे करनी है, इंटरव्यू का ढंग होता है, कैसे बैठना है, कैसे आंसर करना है। तो वो चीज़ें जो हैं, वो डेवलपमेंट में आती है। अगर मैं तुम्हें ओवरऑल सिखाती हूँ कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, लैपटॉप कैसे चलाना है, ठीक है? अगर तुम ओवरऑल सीखते हो कि यूट्यूब पे कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है, वो तुम इन जनरल लाइफ में कहीं भी, कभी भी यूज़ कर सकते हो वो स्किल्स को, और उससे ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है? तो उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होती है? एक पर्टिकुलर जॉब के स्पेसिफिक होती है, उससे तुम्हारी ओवरऑल ज़िंदगी में, ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी में कोई असर नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है? सो ग्रुप 1 को क्या मिला है? डेवलपमेंट। ग्रुप 2 को क्या मिला है? ट्रेनिंग, ठीक है? तो ग्रुप 2 को मिली है ट्रेनिंग, ग्रुप 1 को क्या मिली है? डेवलपमेंट, ठीक है? तो ग्रुप 2 जो है, उसका सारा कुछ ओवरऑल ग्रुप 2 जो है, उसको स्पेसिफिक जॉब के लिए तैयार किया गया। पर ग्रुप 1 जो है, उसको हमने तैयार किया ओवरऑल ज़िंदगी के लिए, ओवरऑल उनकी ग्रोथ करी गई, मैच्योर बनाया गया, एक्चुअलाइज़ किया गया उनके पूरी पोटेंशियल को, पूरी कैपेसिटीज़ को, उनकी ओवरऑल हमने ग्रोथ करी है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट का, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, अगेन ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं। ट्रेनिंग एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी लीडिंग टू हाई प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, ट्रेनिंग से क्या होगा? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को सिर्फ उसी काम की ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है? ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग विच इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ, ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक लर्निंग है, तुम एग्जैक्टली बताते हो। मतलब एक तो मैं बोल रही हूँ कि भैया क्लास में जाओ, बच्चों को देखो और बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, वो हिट एंड ट्रायल है। एक मैं पहले से ट्रेन कर रही हूँ, कि स्टाफिंग का चैप्टर आएगा, ऐसा, 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 ऐसा पढ़ाना है। सो वो ट्रेनिंग है। सो हाँ, दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों चीज़ें ट्रू हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि अगर मैं एम्प्लॉयी को ट्रेन करती हूँ, तो एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि बिकॉज़ ए सही है, बिकॉज़ जो ट्रेनिंग है वो एक सिस्टमैटिक लर्निंग है, जिसकी वजह से कोई भी टाइम एंड एफर्ट वेस्ट नहीं होता है।
ठीक है? सो दोनों चीज़ें सही हैं एंड असर्शन जो है बिल्कुल एंड आर जो है बिल्कुल करेक्ट रीज़न है हमारे ए का, ठीक है? अगला स्टेटमेंट 1 जो है वर्क लोड एनालिसिस वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। कहते हैं जो वर्कलोड है उससे पता चलता है कितने लोग अवेलेबल हैं और जो वर्क फोर्स है उससे पता चलता है कितने लोग नेसेसरी हैं। उल्टा होगा, इसमें उल्टा होगा। जो मैं अगर मैं करती हूँ वर्क लोड का एनालिसिस, वर्क लोड से मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे पास काम कितना है। मेरे पास 2 घंटे का काम है, 10 घंटे का काम है, 20 घंटे का काम है। तो वर्क लोड से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास लेट्स से टोटल 20 घंटे का काम है। तो मुझे लेट्स से 2 लोग चाहिए जो ये 20 घंटे का काम कर सकते हैं। तो मैं वर्क लोड के बेसिस पे ये बताऊंगी कितने लोग रिक्वायर्ड हैं मेरे काम को करने के लिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरे पास प्रेजेंट है, मैं बता रही हूँ कितने लोग चाहिए वर्कलोड एनालिसिस के बेसिस पे। पर जब मैं वर्क फोर्स का एनालिसिस करूंगी तो मुझे क्या पता चलेगा कि कितने लोग मेरे पास प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए। वर्क फोर्स में मैं क्या चेक कर रही हूँ, इस डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, इस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, दैट इज वर्क फोर्स। तो मैं चेक कर रही हूँ कितने लोग अवेलेबल हैं। सो दोनों ही चीजें फॉल्स हैं। वर्कलोड में मैं कितने लोग नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, ये बताती हूँ। वर्क फोर्स एनालिसिस में मैं ये बताती हूँ कि कितने लोग मेरे कंपनी में अवेलेबल हैं। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से फॉल्स हैं, ठीक है? अच्छा, अगला है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताना है। आपको पेपर में फोटो दे रखी होगी, हमने फोटो नहीं लगाई है यहाँ पे, पर फोटो का डिस्क्रिप्शन क्या है कि एक वेबसाइट है, ठीक है? उस वेबसाइट पे बता रखा है कि भैया एक वेबसाइट है jobs.com, ठीक है? ट्रस्टेड जॉब सर्च इंजन है, ठीक है? अब वैसे तो आपको पेपर में इमेज दे रखी होगी तो आप उसको देख के बेटर आइडिया लगा पाओगे, पर जितना मुझे लग रहा है ये वेब पब्लिशिंग के बारे में ही हो सकता है। हाँ, तो ये वेब पब्लिशिंग ही है क्योंकि एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर जो है आप पब्लिश कर रहे हो कि हमारे पास जॉब्स हैं, वैकेंसी है, कंपनीज आ रही हैं, ठीक है? तो वेबसाइट्स की बात हो रही है, तो वेब पब्लिशिंग की बात यहाँ हो रही है। डायरेक्ट की बात हमने कर ली, एडवर्टाइजमेंट की बात हमने कर ली। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? जब फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज में ना हजारों लेबर के लोग काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, तो कंपनी ना एक एक लेबरर को नहीं पकड़ के लाएगी। आ जाओ भाई, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, कंपनी हर एक दिहाड़ी मजदूर को पकड़ के नहीं लाएगी। कंपनी एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्टर के पास होता है हर एक दिहाड़ी मजदूर का नंबर। वो कॉन्ट्रैक्टर के पास आते हैं मजदूर, कंपनी जाती है कॉन्ट्रैक्टर के पास और बोलती है कि भैया मुझे आज के दिन के लिए 100 मजदूर चाहिए, 50 चाहिए। इट इज मोर लाइक कि अगर आपको घर बनवाना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो है आप मजदूर पकड़ के लाओ और एक-एक मजदूर से खुद घर बनवाओ, खुद ही चाय पानी दो। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, उसको डिजाइन दिखाओ और उसको बोलो मुझे 10 दिन में घर रेडी चाहिए। कितने मजदूर लगे, उनको क्या रोटी पानी देना, वो सब तू देख। मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, 10 दिन में मेरा ये काम करके दे दे। तो तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे और कॉन्ट्रैक्टर आगे मजदूरों से बात करेगा, ठीक है? तो वो होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है? आगे 2 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है जिनकी बात करी गई है, देखते हैं। तो रिकॉग्नाइज किया है कि भैया डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया कुछ तो हेयर ग्रोथ का। उनको लॉन्च करना था हेयर ऑयल अपना मार्केट में, तो उनको लोग चाहिए थे उसके लिए, ठीक है जी? तो इसके लिए सीईओ ने क्या किया, उसने कंसल्ट किया अपने एचआर मैनेजर को। उसने बोला कि 5 ऐसे रिलायबल लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, हु विल बी गुड फिट फॉर द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। वो कहते हैं हमारी कंपनी के अंदर ही 5 ऐसे लोग हैं जो ये नए वाले डिपार्टमेंट के लिए अच्छे होंगे। यानी 5 ऐसे लोग हैं जिसका मैं इंटरनली ट्रांसफर कर सकती हूँ। और कहता है 2 ऐसे लोग हैं मेरी कंपनी में, 2 ऐसे लोग हैं मेरी कंपनी में जिसको कि हेड बना सकते हैं वो इस नए वाले डिपार्टमेंट का, और उनको हम हायर पे दे सकते हैं। यानी कि 2 ऐसे एम्प्लॉइज हैं हमारी ही कंपनी में जिसको मैं प्रमोट कर सकती हूँ, ठीक है ना? तो इसमें दोनों ही इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात हो रही है और एक के ट्रांसफर की और दूसरे को प्रमोट करने की बात हो रही है, ठीक है? तो इंटरनल सोर्स है, एक ट्रांसफर है, एक प्रमोशन है, उसकी बात हमारे पास यहाँ पे हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है? इंपॉर्टेंस में आप कुछ भी लिख सकते हो कि स्टाफिंग की वजह से जो है हम डिस्कवर करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सोनल को कि भैया हमें मिलते हैं अच्छे-अच्छे लोग, ठीक है?
हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ती है क्योंकि सही एम्प्लॉय को सही जॉब के ऊपर तुम रखते हो। कंपनी का कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ चलता रहता है। सक्सेशन प्लानिंग चलती रहती है कि एक मैनेजर जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा कौन आएगा, ये भी स्टाफिंग के अंदर ही होता है, एचआर मैनेजर ही देखता है। सही तरीके से यूटिलाइज़ हो रहे एचआर हमारे रिसोर्सेज़, ह्यूमन रिसोर्सेज़ एम्प्लॉइज़, ठीक है? मतलब कि जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे उतने लोगों का यूज़ हो रहा है, ठीक है? और इससे एम्प्लॉइज़ का जॉब सैटिस्फैक्शन और मोराल बढ़ता है क्योंकि एम्प्लॉइज़ भी खुश रहते हैं, ठीक है? अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, इन सब की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन जो है रिपीट होने लग जाएँगे बिकॉज़ मेजरली सारा कुछ हमारा ऑलरेडी कवर हो ही गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन तुम अपने आप से करो बिकॉज़ दिस इज़ वेरी, वेरी ईज़ी क्वेश्चन। हम ऑलरेडी सबकी बात कर चुके हैं। इन सब की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है? तो ये भी आप अपने आप करो, मैं आप लोग को वो कर दूँगी, मैंने आंसर छुपा दिया है। अच्छा, आंसर अभी नीचे है, ठीक है। अच्छा, अगला है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के ऊपर, तो ये भी तुम खुद से अब आंसर करो मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बताना है, लाइन वाइज़ बताना है, तो तुम ये बता सकते हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्रोनियम तक बना के दिया है। अगला कहते हैं ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज जो है स्पेसिफिक जॉब के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है, मैंने बोला है ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल ट्रू हैं। स्टाफिंग प्रोसेस के चार कोई तो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। चार स्टेप्स हैं स्टाफिंग प्रोसेस के जो यहाँ दिए हुए हैं जो हमें ढूंढने हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, मतलब कि कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही है यहाँ पे, है ना? कॉलेज की बात है तो मतलब कि यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही है। वैसे बताया पूछा तो नहीं है पर मैंने बता दिया, कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है। इस कॉलेज में जो है एक इसका प्लेसमेंट सेल है जो कि कंपनीज विच मेंटेन्स अ क्लोज लाइजन विद द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इट वर्क्स टायरलेसली टू कनेक्ट स्टूडेंट विद द कंपनीज, ठीक है। शिखर है, एक बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, उसको वो एक्साइटेड था चूज होने के लिए। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई थी तो वो चाहता था कि वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर बने। उसको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसके अंदर सारी टीएनसी लिखी हुई थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई थी। शिखर ने एक्सेप्ट किया एम्प्लॉयमेंट ऑफर। पहले ही दिन शिखर को जो है ब्रीफ प्रेजेंटेशन मिली कंपनी के बारे में और उसको इंट्रोड्यूस कराया गया सुपीरियर सबऑर्डिनेट कलीग सबके साथ। फिर उसको ले जाया गया उसके वर्क प्लेस पे, ठीक है। फिर उसकी जो है पॉजिटिव फीडबैक भी मिली एज पर द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टाफिंग का प्रोसेस बताना है तो स्टाफिंग का प्रोसेस था एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, ठीक है। सबसे पहले था एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटिंग द मैन पावर नीड्स। तो मैन पावर नीड एस्टिमेट करने की तो कोई बात हो नहीं रही, रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ऑब्वियसली कैंपस रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। फिर सिलेक्शन की भी बात हो रही है कि जो शिखर है कि उसको चूज करा गया, ही वॉज चोजन, मतलब शिखर को सिलेक्ट करा गया, तो ठीक है, सिलेक्शन की भी बात हो रही है। पी से आता है उसका प्लेनिंग बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, पी से आता है उसकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो उसकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी करी गई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शिखर वॉज गिवन ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो शिखर को प्रेजेंटेशन मिली उसके वर्क प्लेस की, ठीक है, उसको ले जाया गया, पूरी चीज दिखाई गई, तो उसका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी करा गया, ठीक है। 3 months लेटर शिखर वॉज कॉल्ड एंड गिवन पॉजिटिव फीडबैक अबाउट द परफॉर्मेंस एज पर द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो फिर उसको जो है उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मिला। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करी गई है कहीं पे, शिखा वाज गिवन अबाउट द कंपनी मैनेजर सबऑर्डिनेट क्लिक टेकन ऑन द, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात नहीं करी गई है बट ऑफ कोर्स बीच में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आएगा। उसके बाद हमारी जो इसकी बात करी गई है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करी गई है। तो रिक्रूटमेंट की बात हुई है, सिलेक्शन की बात हुई है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की बात हुई है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हुई है, ठीक है। लास्ट लाइन में परफॉर्मेंस अप्रेजल है, पहली लाइन में ऊपर हमें बताया है रिक्रूटमेंट, ही वॉज चोजन मतलब सिलेक्शन, उसे प्रेजेंटेशन दिया गया मतलब प्लेसमेंट, और उसका फीडबैक अबाउट द करंट परफॉर्मेंस, ये हो गई उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की बात हो रही है और परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है खत्म, मेरा पीपीटी होती है खत्म, ठीक है। कोई भी तुम्हें अगर डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। अगर ये पूरा चैप्टर का तुम्हें डिटेल लेक्चर देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप वो भी देख सकते हो। अकाउंट सीखो बिजनेस, हर प्लेलिस्ट फॉलो करो, हर चीज का डिटेल लेक्चर हमने दे रखा है, ठीक है। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।